हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है अनवर ए सुहेली। एक का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य। 2 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। 4 का सही जवाब सी हो जाएगा। भारत भारती के रत्नाकर मैथिली शरण गुप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा सेंट्रल आयोग का संबंध किससे था। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि सेंट्रल आयोग का संबंध किससे था। तो इसका सही जवाब है शिक्षा। 5 का सही जवाब डी हो जाएगा। सेंट्रल आयोग का संबंध शिक्षा से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि झंडा गीत किसने लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि झंडा गीत किसने लिखा। तो इसका सही जवाब है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। 6 का सही जवाब डी हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही जवाब था पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाए बेसाल्ट चट्टान से। 8 का सही जवाब सी हो जाएगा। बेसाल्ट सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि एलोरा गुफाएं का निर्माण किसने कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रकूटों ने। 9 का सही जवाब ये हो जाए। एलोरा गुफा का निर्माण किसने करा था तो राष्ट्रकूटों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 29.2%। इसलिए 10 का सही जवाब ये होगा। 29.2% पर पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीप का विस्तार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। तो इसका सही जवाब प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। इसलिए 11 का सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या घटती बढ़ती रहती है। तो इसका सही जवाब है घटती है। यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है। इसलिए 12 का सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैरसैंण। गैरसैंण है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। इसलिए 13 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है रेडियो का समस्करण स्टेशन किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि रेडियो का समस्करण स्टेशन किसका उदाहरण है। तो इसका सही अनुनाद का। 14 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। 15 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब था हैरी हेस ने। 16 का सही जवाब डी हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा काबुल में। 17 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका सही जवाब वनोन्मूलन। वनों का उन्मूलन के कारण भारत में पारिस्थितिकी का असंतुलन का एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए 18 का हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया है? क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा शैव धर्म का। 19 का सही जवाब डी हो जाएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म के संरक्षण प्रदान किया है? तो शैव धर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब अकबर। 20 का सही जवाब भी हो जाएगा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अकबर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में अधिकांश कीट श्वसन करते हैं कैसे? फेफड़ा से, कलम से, त्वचा से या बातक यंत्र से? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बातक यंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं बातक यंत्र से। 21 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहे कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 में कहे कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा नादिर शाह को। 22 का सही जवाब भी हो जाएगा। नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक को नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 में कहा किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। 23 का सही जवाब सी हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव कहा जाता है किसी ध्वनि में उतार चढ़ाव की आवृत्ति वाले को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है कहलाती है भूमध्य रेखा। 24 का सही जवाब भी हो जाए। भूमध्य रेखा कहलाती है जो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही जवाब ग्रीक की सभ्यता, बल्कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी समकालीन है, मिस्र की सभ्यता से भी है, चीन की सभ्यता से, लेकिन ग्रीक की सभ्यता से नहीं है, इसलिए 25 का हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग ध्यान से पढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग का हुआ था। 26 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके की? देखिए ये 27 नंबर क्वेश्चन है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिशिर कुमार घोष के कारण। 27 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप है? क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर में। 28 का सही जवाब भी हो जाएगा। किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप है? तो प्रशांत महासागर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा अमेरिका में
फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब लाला हरदयाल ने। 29 का सही जवाब बी हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो लाला हरदयाल इसका सही जवाब हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि किस मराठा पेशवा को मेकियो बोली भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया किस मराठा पेशवा को मेकिया बोली भी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा नाना फडणवीस को। 30 का सही जवाब भी हो जाएगा। किस मराठा पेशवा को मेकिया बोली भी कहा जाता है? तो माना फडणवीस को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया निम्न में से कौन सा भारत में मुसलमानों को उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। 31 का सही जवाब डी हो जाएगा। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? तो आटाकामा इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 का सही जवाब भी हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? तो आटाकामा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घटती है या बढ़ जाती है, या चाल बढ़ जाती है या भार बढ़ जाती है? जल्दी से बताइए इसका। देखिए जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणु की चाल घट जाती है, इसलिए 33 का सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणु की चाल घट जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है गैस तापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसलिए 34 का सही जवाब सी हो जाएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापिकाओं की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि पहले आंसू की उत्पत्ति कब होती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि पहले आंसू की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप के समय। 35 का सही जवाब भी हो जाएगा। पहले आंसू की उत्पत्ति कब होती है? तो भूकंप के समय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? इस क्वेश्चन में कहा गया कि किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? तो इसका सही जवाब है काशीराज पंडित। 36 का सही जवाब सी हो जाएगा। किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गैस इंजन का खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डैमलर ने। 37 का सही जवाब सी हो जाएगा। गैस इंजन की खोज किसने की? तो डैमलर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में टाइपराइट का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 38 में टाइपराइट का आविष्कार किसने किया था? तो सोल्स ने। 38 का सही जवाब सी हो जाएगा। टाइपराइट का आविष्कार सोल्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40 में पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने। 39 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में किस चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कहा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। 40 का सही जवाब सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 40 वीडियो ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस की थी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।